सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज की क्लास में मात्रात्मक क्रांति टॉपिक को लेकर के ही हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको विदित है, इससे पहली क्लास में हमने मात्रात्मक क्रांति के बारे में अध्ययन किया था। और मात्रात्मक क्रांति भूगोल की दृष्टि से नवीनतम भी है, लेटेस्ट भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि मात्रात्मक क्रांति का जो सार है वो हम इसको डिटेल में जो पढ़ते हैं उससे पहले सबसे पहला काम आपको एक लाइन में सार याद रखना है कि मात्रात्मक क्रांति वस्तुतः भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग की विधि है। अर्थात भूगोल जो विषय है उसके विश्लेषण में, भूगोल में गणितीय तकनीकों का प्रयोग, आपके सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के मॉडलों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के अमूर्त सिद्धांतों का प्रयोग, ये सभी मात्रात्मक क्रांति कहलाता है। और इसको लेकर के इसी पहली क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम यहाँ पर मुख्य रूप से इसका जो सेकंड जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मात्रात्मक क्रांति टॉपिक वही है। देखिए, इससे पहली जो क्लास पढ़ी थी वो पार्ट फर्स्ट है। आपको दोनों पार्ट पढ़ने, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो ये पार्ट सेकंड के रूप आप इसमें देख रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से हम दो तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो मात्रात्मक क्रांति का जो विकास है, जो क्रमिक अवस्था में हुआ, उस विकास के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा कि मात्रात्मक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, अर्थात क्या क्या इसके इफेक्ट हुए। और तीसरा इसका पार्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में हम कि इसकी आलोचना, कमियां क्या क्या है। तो देखिए, एक मैं अर्थ बता रहा हूं दोबारा यहां पर, बिल्कुल दो लाइन का। भौगोलिक अध्ययन विश्लेषण। भौगोलिक अध्ययन विश्लेषण में गणितीय विधियों, सांख्यिकीय विधियों, सांख्यिकीय तकनीकों, मॉडलों, अमूर्त सिद्धांतों, अमूर्त सिद्धांत इत्यादि का प्रयोग ही मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्रांति कहलाता है। देखिए, एक सामान्य अर्थ इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था और यहां पर भी मैंने, क्योंकि सेकंड क्लास है मात्रात्मक क्रांति की, शुरुआत करने से पहले एक कॉमन चीज कि भौगोलिक अध्ययन विश्लेषण में गणितीय विधियों, सांख्यिकीय तकनीकों, मॉडलों, अमूर्त सिद्धांतों इत्यादि का प्रयोग ही क्या कहलाता है, मात्रात्मक परिमाणात्मक क्रांति कहलाता है। जैसे भूगोल में आज वर्तमान काल में देखोगे तो अनेक रिसर्च मेथड्स प्रयोग किए जाते हैं। कई गणितीय तकनीकें, कई आपके सांख्यिकीय तकनीकें, कई आपके मॉडल्स के प्रयोग होते हैं, कई सूत्रों का प्रयोग होता है। ये सभी क्या है, ये मात्रात्मक क्रांति कहलाता है। अब मात्रात्मक क्रांति से इससे पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि मात्रात्मक क्रांति के उद्देश्य क्या क्या हैं, एम क्या क्या है, अर्थात मात्रात्मक क्रांति के मुख्य जो उद्देश्य क्या है। उसमें मैंने आपको बताया कि भूगोल को वैज्ञानिक विषय बनाना, भूगोल को तार्किक बनाना, भौतिक विज्ञानों की तरह भूगोल को भी एक तरीके से आपके वस्तुनिष्ठता लाना, भूगोल में वस्तुनिष्ठ विषय बनाना, ये सभी उद्देश्य थे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति लाने के। एक तो ये उद्देश्य बताए। देखिए, उद्देश्य सारे पॉइंट्स हैं, विश्लेषणात्मक है, फैक्ट कम है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि आजकल प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ लोगे तो आपके किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप करने की कंडीशन में रहोगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मात्रात्मक क्रांति है, इसका दार्शनिक आधार है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवादी दर्शन ऑगस्ट काम्टे का है और प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक क्रांति के लिए दार्शनिक आधार का काम करता है। अर्थात प्रत्यक्षवाद में यह कहा गया है कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञानों के नियम कायदे होते हैं उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों को, मानवीय विज्ञानों को, मानविकी से रिलेटेड जो विज्ञान है उनको भी अपने नियम कायदे बनाने चाहिए। अर्थात
वैज्ञानिक चश्मे से देखना चाहता है वो हर एक सामाजिक विज्ञान को, प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक क्रांति के लिए दार्शनिक आधार का काम करता है। प्रत्यक्षवादी दर्शन को आगे डिटेल में हम भूगोल में दार्शनिक प्रवृत्तियां उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रत्यक्षवाद पहले आता है, मात्रात्मक क्रांति उससे प्रेरित है। ठीक है। इसके बाद एक बात बताई मैंने, आई बर्टन एक नाम लिखाया इससे पहली क्लास में। आई बर्टन अमेरिका का था और इसको कई लोग सूत्रधार मानते हैं मात्रात्मक क्रांति का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वान आई बर्टन, यहां भी लिख रहा हूं, आई बर्टन कहां के थे? यूएसए। सूत्रधार माने जाते हैं, कई जनक मानते हैं, कई सूत्रधार मानते हैं। ये ध्यान रखना, आपको ये नाम याद रखना है बस। कहीं ना कहीं किसी न किसी मैचिंग में या कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आई बर्टन मात्रात्मक क्रांति से रिलेटेड नाम है, मात्रात्मक क्रांति से संबंधित नाम है। आई बर्टन संयुक्त राज्य अमेरिका का था। ये कहीं ना कहीं मैचिंग में आपसे इस प्रकार से पूछे कि कौन सा विद्वान है जो मात्रात्मक क्रांति से संबंधित नहीं है या उसके आलोचक है या उसका समर्थक है, तो आई बर्टन। उसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, मैंने और बताया था आपको, आई बर्टन लिख लिया। देखिए आगे लिखिए, एक विद्वान बताया था जी के जिफ। देखिए रिपीटेशन है, अभी मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं आपको पिछली क्लास का, कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहा था यदि रिपीट होता है तो होने दो, उससे क्या होता है आपको कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। अभी स्टार्ट की है और इससे पहली जो क्लास ली थी मात्रात्मक क्रांति की वो पार्ट फर्स्ट थी और ये मात्रात्मक क्रांति का पार्ट सेकंड के रूप में स्टार्ट किया है। जो बचा हुआ पोर्शन है थोड़ा सा वो हमें करना है और अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम, एक तरीके से पुराना है उसको ही मैं आपको बता रहा हूं। अभी स्टार्ट नया कुछ नहीं लिखाया है। जी के जिफ, जी के जिफ 1949 में कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल, रैंक साइज रूल में मात्रात्मक तकनीक अपनाई। देखिए जी के जिफ एक नाम है, एक विद्वान का नाम है और इन्होंने 1949 में एक रैंक साइज रूल या कोटि आकार नियम नगरीय भूगोलों से संबंधित है उसको इसने दिया और उसके अंतर्गत इसको अपनाया। जिफ वस्तुतः, जिफ ने या लिख सकते जिफ ने नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया और ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी कि मैंने एक बार बताई थी थॉट में जितने भी विद्वान पढ़ते हो ना कहीं आपको लगभग विद्वान सारी ब्रांचों में भूगोल में पढ़ने को मिलेंगे। अब जी के जिफ हम पढ़ेंगे नगरीय भूगोल में, जहां पर रैंक साइज रूल पढ़ते हैं, कोटि आकार नियम। उसमें 1949 में प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के थे और प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक संगोष्ठी में इन्होंने यह अपना नियम है जो प्रतिपादित किया था। प्रिंस्टन विश्वविद्यालय में अपना नियम प्रस्तुत किया। प्रिंस्टन विश्वविद्यालय कहां पर है? यूएसए में, ध्यान रखना आप, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए जी के जिफ नाम लिख लेना, 1949 में ये दिया। इसके बाद एक चीज और बताई थी मैंने इससे पहली क्लास में, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय यूएसए में एक संगोष्ठी में 1949 में 1949 में
मानविकी विषयों में गणितीय विधियों के प्रयोग का समर्थन किया। देखिए, इसको हम पहले लिख चुके हैं कि मैंने आपको बताया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 1949 में एक संगोष्ठी थी जिसमें कुछ विद्वानों ने यह कहा कि जिस प्रकार से जो वैज्ञानिक विषय होते हैं उनमें ये तकनीकी यूज होती है, उसी प्रकार से मानवीय के जो विषय हैं उनको भी प्रयोग में लानी चाहिए। एक तरीके से मात्रात्मक क्रांति की वकालत की गई। तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा लिखा दिया है। और जब कोई एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है अच्छे लेवल का, तो अच्छे लेवल के प्रश्न की खासियत होती है वहां पर आपको स्पष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक दे दिए एक लाइन का, फिर आपको ढंग से याद करा के फिर पूछता है बताओ इसके बारे में, तो वहां पर वो चीजें नहीं होती। लेकिन हमें हल्का सा आइडिया है, उसका पता है चीज का, तो कोई सी लैंग्वेज में आ जाए उसको समझ देते हैं और उसका उत्तर देने की कंडीशन में रहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इससे पहली क्लास में बताई आपको। फिर मैंने आपको एम बताए, उद्देश्य बताए मात्रात्मक क्रांति के, और मात्रात्मक क्रांति के अब यहां पर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बात करूंगा कि मात्रात्मक क्रांति की विकास है उसके विकास के बारे में। ये सभी कंडीशन ज्यादातर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई भूगोल में। तो मात्रात्मक क्रांति का ये भी पूछा हुआ है कि मात्रात्मक क्रांति भूगोल में कब आई, या तो 1950 का दशक है उसकी बात करेगा, या आपसे बात करेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए आई बर्टन है, ये वेरी मोस्ट है। ये आई बर्टन सूत्रधार माने जाते हैं। आई बर्टन संयुक्त राज्य अमेरिका का था। कई सूत्रधार मानते हैं, कई जनक मानते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आई बर्टन मात्रात्मक क्रांति का समर्थक है, मात्रात्मक क्रांति से संबंधित है। यह ज्यादा पूछा होता है कि निम्न में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का समर्थक नहीं है। आपको आई बर्टन आएगा, डडली स्टाम्प आएगा, इस तरीके से। तो आपको यह ध्यान रखना है कौन कौन से विद्वान है जो मात्रात्मक क्रांति की बात करते हैं। तो आई बर्टन है, ये इसकी वकालत करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, सूत्रधार। कई मानते हैं इसको जनक, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो और नाम है वो आपको लिखाऊंगा मैं। तो मात्रात्मक क्रांति क्या है, मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य क्या है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति जी के जिफ कौन था, उसने कहां यूज किया, किस ब्रांच से रिलेटेड है, और आई बर्टन। अब इसके बाद हम लिखेंगे, आप हेडिंग डालिए, मात्रात्मक क्रांति का विकास, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का डेवलपमेंट, या इसको परिमाणात्मक क्रांति भी कहते हैं। लिखिए आगे। मात्रात्मक क्रांति का विकास। तो विकास का मतलब ये कह सकते हो कि भाई भूगोल में कि मात्रात्मक क्रांति का यूज हुआ तो किस किस रूप में, किस किस चरण में, किस टाइम पर कौन सा हुआ। तो मात्रात्मक क्रांति के विकास को निम्न अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं बांट कर देखते हैं। निम्न 4 अवस्थाओं में विभाजित कर देखते हैं, या विभाजित करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो कि निम्न 4 अवस्थाओं में देखा जाता है इसका डेवलपमेंट, या देखते हैं। और इसमें पहली अवस्था है प्रथम अवस्था, नंबर 1 डाल लीजिए, फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था। देखिए, इस पहली अवस्था का टाइम पीरियड है वो 1950 से 1958 या 1960 तक मान लीजिए। 1950 से 1958 के बीच में ज्यादातर जो आपके स्टैटिस्टिक्स के जो कॉमन रूल्स हैं वो स्टार्ट हुए। जैसे हम कह सकते हैं समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, मानक विचलन पद्धति का प्रयोग, आपके जो प्रतिचयन जो बोलते हैं उसको प्रतिचयन तकनीक, इनका प्रयोग हुआ। तो पहली स्टेज में लिखिए आप 1950 से 1958, ये पहली स्टेज है। समांतर माध्य, मध्यिका,
बहुलक, प्रमाप विचलन। देखिए प्रमाप विचलन को मानक विचलन भी कहते हैं, प्रमाप विचलन या मानक विचलन, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन, निदर्शन, निदर्शन या प्रतिचयन। निदर्शन या प्रतिचयन को बोलते हैं सैंपलिंग। भूगोल में सैंपलिंग इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग हुआ, इत्यादि का प्रयोग, लिख लीजिए इनको। प्रारंभ हुआ। देखिए एक कॉमन स्टैटिकल मेथड है, जैसे मीन कहते हैं इसको, सामांतर माध्य, मध्यिका मीडियम, बहुलक, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन, निदर्शन या प्रतिचयन, इसको बोलते हैं सैंपलिंग इंग्लिश में। और सैंपलिंग या प्रतिचयन एक रिसर्च में सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रतिचयन की, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये बहुत पढ़ा जाता है, और हर बार एग्जामिनेशन में इसको लेकर के प्रश्न आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट करेंगे अभी कुछ दिनों बाद, तो फिर इसमें ये जो टॉपिक है, 2-3 टॉपिक हैं, ये स्टार्टिंग में ही आएंगे आपके। इत्यादि का प्रयोग हुआ। अब देखिए ये तकनीकें प्रयोग में लाई गई, कोई बनाने वाला हो सकता है स्टार्टिंग में कौन सी तकनीक है, जैसे आपसे पूछे वायु फोटोग्राफी। अब वायु फोटोग्राफी तो मात्रात्मक क्रांति के अंतिम चरण, वर्तमान ट्रेंड है वायु फोटोग्राफी, आपके रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीजें पहली स्टेज में ये थी, अर्थात जो कॉमन तकनीक है वो प्रयोग में लाई गई। और इससे संबंधित जो विद्वान थे उसमें BLJ बेरी, एंकरमैन, हार्वे और किंग विद्वान लिख लीजिए इस टाइम के, या प्रयोग करता है इनको, BLJ बेरी। देखिए नामों को आपको इतना याद रखना है कि ये नाम इससे संबंधित हैं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से, ये आपका काम सिद्ध होगा। पहला काम ये है, BLJ बेरी, एंकरमैन, हार्वे, LC किंग, डेविड हार्वे, LC किंग इत्यादि। कौन कौन से विद्वान हुए? ये नीचे वाले दिख नहीं रहे हैं शायद नाम, ये नीचे वाले नाम दिख रहे नहीं दिख रहे आप लोगों को? इस टाइम के जो विद्वान हैं उनके नाम लिखाए मैंने आपको, ऊपर लिख देता हूं दोबारा। BLJ बेरी, ये बहुत आता है। हार्वे, LC किंग, एंकरमैन, इत्यादि। चारों विद्वानों के नाम लिख लेना। ये पहला जो चरण है, पहली जो स्टेज है, उससे रिलेटेड विद्वानों के नाम है, वेरी मोस्ट है और कई बार एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। BL बेरी, डेविड हार्वे, LC किंग और एंकरमैन, ये इत्यादि आपके इस टाइम पीरियड से संबंधित विद्वान हैं। जो पहली अवस्था है, जो 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के 1958 तक का टाइम पीरियड है, जिसमें प्रारंभिक स्टेज में जो आधारभूत कॉन्सेप्ट हैं आपके स्टैटिक्स के, उनका प्रयोग किया जाने लगा। अब सेकंड लिखिए, द्वितीय अवस्था आएगी 58 से 68। सेकंड, द्वितीय अवस्था विकास की अवस्था है। ये रिमोट क्या नाम, स्टेट क्या नाम है आपकी, मात्रात्मक क्रांति की, 1958 से 1968। इसमें देखिए
प्रतीप गमन विश्लेषण, प्रतीप गमन विश्लेषण, सहसंबंध, इत्यादि तकनीकों का प्रयोग हुआ। ये सेकंड कंडीशन है। 1958 से लेकर के ये दोबारा लिख दिया मैंने, 1958 से 1968। अब देखिए इसमें कौन सी तकनीक है, वो पहली कंडीशन में थी, ये आपके दूसरा है। एक तो सहसंबंध है, एक रिग्रेशन है जिसको बोलते हैं प्रतीप गमन विश्लेषण, ये कोरिलेशन कहलाता है। कोरिलेशन फर्स्ट ग्रेड में आता है प्रश्न हर बार कोरिलेशन को लेकर के, कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो ये तकनीकी सेकंड स्टेज में इनका यूज होने लगा। फिर देखिए का प्रयोग हुआ। नंबर 3 लिखिए आगे, तीसरी कंडीशन, तीसरी स्टेज, तृतीय अवस्था। नंबर 3 तृतीय अवस्था, 1968 से 1978। थर्ड अवस्था, देखिए इस अवस्था में जटिल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। जटिल जो स्टैटिकल मेथड है, जिसमें देखिए अब मैं नाम बता रहा हूं आपको, दो विधि बता रहा हूं। एक है आपने पढ़ा होगा जो पीजी में आता है, सामान्यतः ज्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा, उसका नाम है निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण है, डेसी ने भूगोल में यूज किया, और सबसे पहले जो यूज हुआ था इसका प्लांट और इवांस ने किया था प्लांट इकोलॉजी में। ये दो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जबकि स्टैटिकल वाली जो मेथड है उसमें अलग से मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण क्या होता है। और स्टैटिक्स की एक मेथड है जिसमें अधिवास पैटर्न का अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो इसका नाम केवल ले रहे हैं हम यहां पर, जैसे दो विधियों का नाम लिख रहा हूं, वेरी मोस्ट, दो प्रश्न, जैसे निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, याद रख लेना यहीं पे, वहां पर रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण तकनीक। देखिए एवं इवांस ने सर्वप्रथम प्लांट इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी में
प्रयोग किया। देखिए क्लार्क और इवान से ही मैं सोच रहा था मैं क्या मिस कर रहा हूं। क्लार्क एवं इवांस ने सर्वप्रथम प्लांट इकोलॉजी में प्रयोग किया, जबकि डेसी ने अधिवास पैटर्न अध्ययन के लिए जबकि डेसी ने अधिवास पैटर्न अध्ययन के लिए भूगोल में प्रयोग किया। अब देखिए यहां पर मैंने आपको ध्यान दिलाने के लिए बताया, केवल क्लार्क और इवांस जो विद्वान था उसने सबसे पहले प्लांट इकोलॉजी में इसका प्रयोग किया, और डेसी नामक विद्वान था उसने भूगोल में सबसे पहले यूज किया। तो डेसी ने भूगोल में यूज किया और प्लांट इकोलॉजी में। ये एक बार प्रश्न आया था कि सबसे पहले निकटतम पड़ोसी विश्लेषण किस टेक्निक में यूज हुआ, तो उसमें पादप विज्ञान दे रखा था, तो पादप विज्ञान उत्तर होगा। इसके बाद वर्तमान में ये तकनीक और भी कई चीजों में यूज हो रही है। जैसे देखिए इसके अलावा ये तकनीक आजकल आपका औद्योगिक क्षेत्रों के अध्ययन में, आपके जो पेड़ हैं उनके अध्ययन में, तो ये सभी जगह आजकल यूज होने लगी है। लेकिन डेसी ने भूगोल में अधिवास पैटर्न अध्ययन करने के लिए यूज किया था, और वहां पर कौन कौन से पैटर्न बनते हैं उसमें हम अध्ययन करते हैं स्टैटिक्स में या आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो आप यहां तीसरी अवस्था में एक तो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि, जटिल विधियों का प्रयोग, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, और एक विधि और है जिसको बोलते हैं बहुचर विश्लेषण। बहुचर विश्लेषण है वो भी इस टाइम पीरियड में यूज हुआ, और इसमें बहुचर विश्लेषण में भी कई रिसर्च तकनीकें वो आती हैं, और प्रिंसिपल कंपोनेंट जो मेथड है वो भी इसी टाइप का है। तो आगे लिख लीजिए, इसी में अगला पॉइंट है बहुचर विश्लेषण। ये लिख लेना, थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा बोल रहा हूं मैं। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण क्लार्क एवं इवांस ने सर्वप्रथम प्लांट इकोलॉजी में प्रयोग किया, जबकि डेसी ने अधिवास पैटर्न अध्ययन के लिए भूगोल में प्रयोग किया। नीचे वाली लाइन है, जबकि डेसी ने अधिवास पैटर्न, अधिवास प्रतिरूप अध्ययन के लिए भूगोल में प्रयोग किया। अधिवास पैटर्न या अधिवास प्रतिरूप कह सकते हैं इसको, अधिवास प्रतिरूप अध्ययन के लिए भूगोल में प्रयोग किया। तो ये एक हो गया निकटतम पड़ोसी विश्लेषण इस तृतीय अवस्था में। इसके बाद है बहुचर विश्लेषण। बहुचर विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया। देखिए फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड आप कहीं कंफ्यूज होने, सर आपने जो टाइम पीरियड लिखा है इसका यूज तो थोड़ा पहले था। यहां पर उद्देश्य ये कि ज्यादातर चलन में इस समय आया। डेसी तो 1960 में यूज कर चुका था, लेकिन बात चलन की कि वहां पर जाकर के ज्यादा कंडीशन वहां पे की जाने लगी, तो तकनीक का प्रयोग किया गया। अब इस टाइम के कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसमें किया, जैसे चोरले, हेगेट, मोसर, स्कॉट आदि महत्वपूर्ण विद्वानों ने योगदान दिया। इस काल में चोरले, पीटर हेगेट, ये नाम आप जानते हो कि ब्रिटेन के दोनों डिटेल में लिख चुके हैं, मोसर, स्कॉट, पीटर हेगेट, चोरले, मोसर, स्कॉट आदि विद्वानों ने, स्कॉट आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अब है नंबर 4, चौथी अवस्था। 4 अवस्था बताई थी। पहली अवस्था 1950 से 58 तक, सेकंड 1958 से 1968, तीसरी 1968 से 1978,
और चौथी अवस्था है 1978 से आज तक। नंबर 4 चतुर्थ अवस्था, से वर्तमान तक, वर्तमान में चल रही है ये तकनीकें कि लेटेस्ट एज आपके जो टाइम पीरियड है इसमें क्या होता है, देखिए रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, तकनीक, वायर फोटोग्राफी, वायर फोटोग्राफी, कंप्यूटर, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये जो टाइम है ना वर्तमान काल का, इसमें कंडीशन हो गई है आपकी, इसमें देखिए रिमोट सेंसिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके बाद आपका एयर फोटोग्राफी है, इसके बाद कंप्यूटर का है। इन सारी चीजों को मैंने एक क्लास में बताया था आपको कि पहले किसी समय पर हाथ से मैप बनते थे, हाथों से मैप बनाते थे, लेकिन वर्तमान में ये प्रवृत्ति आपके कंप्यूटर से बनाए जाते हैं और बड़े आकर्षक मैप बनते हैं, कम समय में बनते हैं। तो वर्तमान में ये ट्रेंड चल रहा है कि रिमोट सेंसिंग में बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। वायर फोटोग्राफी ज्यादातर आप देखे होंगे, आप वैसे ही देख सकते हो सामान्यतः। भूगोल में तो क्या बहुत ज्यादा यूज होता है कि आपने लेटेस्ट यदि मूवी देखी हो तो उसमें ज्यादातर कैमरा ऊपर से काम करता है, और वो आपका एयर फोटोग्राफी एक तरीके से नए नए कैमरे, अलग अलग तरीके के कैमरा यूज होते हैं और पिक्चर क्वालिटी भी बढ़ी है और रिजोल्यूशन भी बढ़ा है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये अद्यतन अवस्था है। तो 4 अवस्थाएं बताई हमने, ये क्या आपके मात्रात्मक क्रांति की। चारों अवस्थाओं में कुछ विद्वानों के, कुछ तकनीकों के नाम बताए। अब देखिए जितने भी नाम मैंने बताए उसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे देखिए अभी हमने तीसरी अवस्था में लिखा है चोरले, पीटर हेगेट, मॉसर और स्कॉट, चारों क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से संबंधित है, ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया डेसी, क्लार्क और ईवांस, इसके साथ हमने बात की बर्टन की, ठीक है ना। ये सभी नाम है, ये मात्रात्मक क्रांति से रिलेटेड है। जितने भी ड्रोन, तो क्या और भी कोई तकनीक है ना, जैसे ड्रोन है और ड्रोन से आप कोई भौगोलिक सर्वेक्षण करना चाहते हो तो क्या है, वायो फोटोग्राफी तो है ड्रोन। ड्रोन भी वायो फोटोग्राफी का ही एक रूप है कि वायो फोटोग्राफी का मतलब है हवा से चित्र लेना। चाहे आप हेलीकॉप्टर में रख लो उसको, चाहे ड्रोन में रख लो। जो ड्रोन बेचारा छोटा हेलीकॉप्टर है, तो ड्रोन में जो पिक्चर लेते हैं वो भी एक तरीके इसी का पार्ट है। और आज के समय में जितने भी आपके मृदा सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण, सारे इनसे होने लगे हैं। तो आजकल तो बहुत ज्यादा यूज हो गया है रिमोट सेंसिंग का, वायर फोटोग्राफी, कंप्यूटर से तो इतने सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, आपके मैप बनाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड है, कंपोजिट इंडेक्स मेथड है। पहले क्या हाथ से कैलकुलेशन होती थी, जब कोई रिसर्च करता था तो एक चैप्टर के लिए 4-5 महीने लेकर के चलता था, वो 4-5 महीने लगते थे। लेकिन आज क्या है, आपके पास डाटा होने चाहिए, डाटाओं की फीडिंग की आपने सॉफ्टवेयर में, थोड़ा सॉफ्टवेयर का जानकार हो, बाकी का आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये सभी क्या है, मात्रात्मक क्रांति है। इसी ने भूगोल में एक तरीके से आपके मात्रात्मक क्रांति आने के बाद भूगोल में एक तरीके से चमत्कारिक परिवर्तन, त्वरित परिवर्तन, अच्छे अच्छे मैप बनाना, आकर्षक मानचित्र, अलग अलग कलर के मैप बनाना। और मैंने आपको बताया था जो गणना में 4 या 5 महीने लगते थे जिस रिजल्ट को निकालने में, विकास स्तर का माप आना किसी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे दौसा डिस्ट्रिक्ट के विकास स्तर का मापन करना है, आपको डाटा लेने, और डाटा भी आपको आजकल नेट से मिल जाएंगे घर पे बैठे बैठे ही। और उनकी आपने फीडिंग की कंप्यूटर में, और फीडिंग करने के बाद किसी सॉफ्टवेयर में अप्लाई किया, सॉफ्टवेयर का जानकार जाओगे सॉफ्टवेयर वाले के पास, लेकिन वो आपको बहुत त्वरित काम कर देगा। जो काम आप 4-5 महीने में करते थे वो 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें, ये सभी क्या है, यही मात्रात्मक क्रांति है। इसी को बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति।
अब देखिए ये चार अवस्थाओं के बाद कुछ विश्वविद्यालय नाम है उनके जो ज्यादा जिनमें पॉपुलर रहा है मात्रात्मक क्रांति का प्रयोग, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ा है क्रमिक, पहले समांतर माध्य का प्रयोग और लास्ट में हम आ गए रिमोट सेंसिंग पर और आपके वायु फोटोग्राफी पर। तो मात्रात्मक क्रांति 1970 ईस्वी तक मात्रात्मक विधियों का जो प्रभाव था सर्वाधिक कुछ विश्वविद्यालय उनमें देखा गया। तो मात्रात्मक क्रांति के प्रयाग की दृष्टि से प्रमुख जो विकास हुआ है उन विश्वविद्यालयों का नाम मैं आपको लिखा रहा हूं, देखिए। निम्न विश्वविद्यालय मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग की दृष्टि से अग्रणी रहे। कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम है जो जिसमें रहे आपके, जो अग्रणी रहे, इनको ज्यादातर यूज वहां हुआ। देखिए इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आएगा यूएसए के कुछ यूनिवर्सिटी हैं, जैसे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, शिकागो विश्वविद्यालय, वाशिंगटन विश्वविद्यालय और आयोवा विश्वविद्यालय। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, आयोवा, शिकागो, और नंबर 4 वाशिंगटन। ये सभी कहां के हैं? यूएसए। एक तो ये याद रखना है आपको कि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, आयोवा विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और वाशिंगटन विश्वविद्यालय, 4 संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनिवर्सिटी मात्रात्मक क्रांतियों का प्रभाव सर्वाधिक यहां पर रहा। और ये आपको चारों याद रखने, जिसमें से आयोवा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ऊपर वाले दोनों नाम हार्ड प्रश्न है, उसकी खासियत होती है वो किंतु परंतु वाला आता है। यदि आपके पास स्टडी मटेरियल है और जब भी आपने कभी रिवाइज किया तो आप उसको करने की कंडीशन में रहोगे। इसी प्रकार की कंडीशन है ये। इसके बाद देखिए, और ये तो हो गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके बाद देखिए आगे एक विश्वविद्यालय ये स्वीडन का यूनिवर्सिटी है, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आता है। विश्वविद्यालय स्वीडन महत्वपूर्ण केंद्र था मात्रात्मक क्रांति का, लुंड विश्वविद्यालय। इसके बाद देखिए ब्रिटेन एवं फ्रांस के कई विश्वविद्यालय मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग की दृष्टि से अग्रणी रहे। देखिए यूएसए के हमने 4 विश्वविद्यालय बताए, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, आयोवा यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग में अग्रणी रहे। उनका नाम है, चारों में से वो चारों मोस्ट हैं। एक लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का है, ये आपका स्वीडन जो देश है स्कैंडिनेवियन देशों में आता है, तो लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन। और ब्रिटेन एवं फ्रांस के कई यूनिवर्सिटी हैं जिसमें मात्रात्मक क्रांति के तकनीकों का प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से ये 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी यहां पर।
मात्रात्मक क्रांति की 4 अवस्थाओं के बाद अब देखिए इसके बाद दूसरा आता है प्रभाव क्या क्या हुए इसके, इस मात्रात्मक क्रांति के प्रभाव क्या हुए। 2 चीज और बच रही है, एक प्रभाव एक दोष, प्रभाव और दोष। लिख लेना आप इसको। और मुझे लग नहीं रहा है ये टॉपिक थोड़ा सा और बच रहा है और इसमें 15-20 मिनट लगेंगे लगभग, तो मैं इसको थोड़ा सा आफ्टरनून में कराऊंगा कि थोड़ा सा टाइम को देखते हुए, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेना, बड़ा अच्छा टॉपिक है और भूगोल में सबसे ज्यादा व्यापक है अगर आप देखोगे ना। लेकिन आपको पहले पता करना है कि है क्या, फिर इसके जितने भी नाम विद्वानों के लिखाए मैंने, हर एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है। और अच्छा जो लेवल का प्रश्न आएगा उसकी खासियत मैंने आप लोगों को बताई, उसकी खासियत होती है कि विवेचनात्मक आता है, कुछ फैक्ट होते हैं बाकी विवेचनात्मक। आई वर्टन, ठीक है ना, आपके स्कॉट, मोसर, हेगेट, चोरले, ये सारे यूनिवर्सिटियों के नाम, ये सारे आपको देखने। अब देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा क्या टाइम हो रहा है, तो बाकी का अभी अपन आगे बात करेंगे इसके बाद। तो क्या टाइम के पीरियड के हिसाब से बाकी का आफ्टरनून में 2 क्लासें हम वहां करेंगे। फिर थोड़ा सा बच रहा है इसका, बाकी का टॉपिक बहुत अच्छा है और बड़ा वो है, मेरा भी अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम है तो कंडीशन टाइम की वजह से नहीं बैठ पा रहा है।